अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मेरा नाम इरफान खान है। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने कंपाइलर्स के मतलब पढ़ा था कि जो सोर्स कोड को टारगेट लैंग्वेज में चेंज करते हैं उनको कंपाइलर्स कहा जाता है। और कंपाइलर के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट सोर्स कोड से इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन डेवलप करता है और सेकंड पार्ट जिसको बैकएंड कहा गया था वो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन से टारगेट कोड जनरेट। जो फ्रंट एंड है, फर्स्ट पार्ट फ्रंट एंड, उसमें फर्दर हमने चार चीजें कही थी: लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। हमने इन तमाम डेफिनेशंस को शॉर्टली डिस्कस किया था क्या है, और कमिंग लेक्चर्स में हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्या कुछ है डिटेल से। आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड का जो पहला पार्ट था हमारे पास, लेक्सिकल एनालाइजर, उसको देखते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस इन अ पर्सपेक्टिव। लेक्सिकल एनालाइजर को, लेक्सिकल एनालाइजर ट्रांसफॉर्म कैरेक्टर स्ट्रीम टू टोकन स्ट्रीम। कैरेक्टर स्ट्रीम, जो कुछ सोर्स कोड में लिखा हुआ है, दोज आर कैरेक्टर्स। आप कहें जी सोर्स कोड में तो 1 2 3 भी लिखा हो सकता है, वो तो नंबर्स है। तो सोर्स कोड में उस वक्त 1 2 3 लिखा हो, कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हो, जैसे आप कहते हैं सी आउट 5/2 न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन सोर्स कोड में ये तमाम कैरेक्टर्स हैं। ये बात बाद में डिसाइड होगी कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये न्यूमेरिक वैल्यू बना रहे हैं या अल्फाबेटिक डाटा बना रहे हैं या रिजर्व वर्ड बना रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं। दीज आर ऑल कैरेक्टर्स। इवन योर स्पेसेस आर कैरेक्टर्स। स्पेस आपका एक कैरेक्टर है। अगर आपने वो आस्की कैरेक्टर्स पढ़े हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो स्पेस आपका एक कैरेक्टर है जिसका आस्की कोड 32 होता है। जैसे ABC, इनके आस्की कोड आपके 65 66 हैं और स्मॉल लेटर्स में इनके कोड 97 98 है। जीरो का क्या है? 48 शायद समथिंग। चेक कर लीजिएगा इसको, मैं भी चेक कर दूंगा। तो ये आस्की कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। लेक्सिकल एनालाइजर को जो चीज प्रोवाइड हुई है, जो सोर्स कोड हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसके लिए जस्ट स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स है। वो कैरेक्टर्स की लाइनें हैं। तो लेक्सिकल एनालाइजर ट्रांसफॉर्म्स कैरेक्टर स्ट्रीम्स टू टोकन स्ट्रीम। उनको टोकन्स में कन्वर्ट करता है, उनके टोकन्स बनाता है, टोकन्स जनरेट करता है। आपने सी आउट लिखा, ये एक टोकन है। आपने 5+2 लिखा, 5 एक टोकन है, प्लस दूसरा टोकन है, 2 तीसरा टोकन है। आपने कोटेशन साइन में कोई चीज लिखी है, वो कोटेशन साइन में आपने जो लाइन भी लिखी है वो एक स्ट्रिंग है, वो एक टोकन है। आपने इफ लिखा है, ये एक टोकन है। ओपनिंग पैरेंथेसिस लगाई, ये दूसरा टोकन है। कंडीशन लिखी, कंडीशन बनाने में मुख्तलिफ टोकन है। क्लोजिंग पैरेंथेसिस आपने यूज की, वो एक टोकन है। दीज आर टोकन। तो लेक्सिकल एनालाइजर आपके सोर्स कोड में लिखी हुई कैरेक्टर स्ट्रीम से चेक करता है कौन कौन से टोकन्स बन रहे हैं। वो टोकन बनेंगे जो लैंग्वेज में जिनकी परमिशन है। आप कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस पर आपका कंपाइलर एरर कह देगा जिसकी परमिशन ही नहीं। जैसे इंग्लिश लिखते वक्त आप कोई ऐसा लफ्ज लिख ही नहीं सकते जो इंग्लिश की डिक्शनरी में नहीं है, स्पेल मिस्टेक में आ जाएगा आप। इसी तरह जिसका टोकन नहीं बन सकता आप वो नहीं ले सकते। तो लेक्सिकल एनालाइजर ने सबसे पहले ये चेक करना है कि आपने जो कुछ लिखा है
वो लैंग्वेज में उसकी परमिशन थी, उसके टोकन्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे, तो वो टोकन्स जनरेट हों। तो ये एक डायग्राम भी दिखाई गई है। सोर्स प्रोग्राम लेक्सिकल एनालाइजर को मिलेगा, लेक्सिकल एनालाइजर वहां से टोकन जनरेट करके नेक्स्ट पार्ट को देगा जिसमें सिंटैक्स एनालाइजर था, सिमेंटिक एनालाइजर था। उस नेक्स्ट पार्ट को जनरली हम पार्सर बोलते, और पार्सर जो है वो लेक्सिकल एनालाइजर से टोकन्स की डिमांड कर रहा होता है कि नेक्स्ट टोकन कौन सा है, नेक्स्ट टोकन कौन सा है। और पार्सर और लेक्सिकल एनालाइजर ये दोनों सेम टाइम पर एक सिंबॉलिक टेबल को भी यूज कर रहे होते हैं। सिंबॉलिक टेबल को डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे पास पर्सपेक्टिव ये हुआ कि लेक्सिकल एनालाइजर सोर्स कोड जो कि स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स है उनको चेक करके जो चीज़ फॉरवर्ड करता है नेक्स्ट पार्ट को देता है, वो टोकन्स की स्ट्रीम, टोकन की एक तरतीब प्रोवाइड करता है कि ये सोर्स कोड में टोकन्स लिखे हों। ओके, लेक्सिकल एनालिसिस क्या काम करेगा? स्कैन इनपुट, स्कैन का मतलब वो स्कैनर वाला स्कैन नहीं, स्कैन का मतलब रीड कर, स्कैन इनपुट, रिमूव रिमूव वाइट स्पेसेस, WS वाइट स्पेसेस। आपने जो सोर्स कोड लिखते हुए कहीं स्पेसेस वगैरह यूज की थी, नेक्स्ट पार्ट में उन स्पेसेस की हमें जरूरत नहीं है, वो स्पेसेस खत्म हो जाए। न्यू लाइन, NL न्यू लाइन, जहां कहीं आपने एंटर प्रेस करके नई लाइन पर आए थे, नेक्स्ट पार्ट में उसकी जरूरत नहीं है हमें। एंड सो ऑन, टैब्स आपने यूज किए थे, आपने कमेंट्स दिए थे, कमेंट्स हमें नहीं चाहिए होंगे, वो भी इग्नोर हो जाएंगे। तो रिमूव वाइट स्पेसेस, न्यू लाइन, कैरेज रिटर्न, कमेंट्स, इन चीजों को लेक्सिकल एनालाइजर ने खत्म कर देना आपके सोर्स कोड। आइडेंटिफाई टोकन्स, सोर्स कोड में जो आपने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं उनको चेक करके आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन कौन से टोकन्स बन रहे हैं। क्रिएट सिंबॉलिक टेबल, सिंबॉलिक टेबल बनेगा और जो टोकन बने हैं ये सिंबॉलिक टेबल में इंसर्ट होंगे, राइट डाउन किया जाए। यही वजह है कि अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फॉर एग्जांपल इंटीजर x, आपने x नाम का एक आइडेंटिफायर बना दिया, एक वेरिएबल बना दिया, ये आपके सिंबॉलिक टेबल में राइट डाउन हो चुका है। अब आप x को एज ए वेरिएबल कहीं और यूज नहीं कर सकेंगे, एक नया वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सिंबॉलिक टेबल में एक मरतबा आ चुका है कि x एक वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल कर लिया, तो सिंबॉलिक टेबल में इसको राइट डाउन भी करता है। जनरेट एरर्स, अगर कोई कैरेक्टर्स आपने ऐसे लिख दिए सोर्स कोड में जिसका टोकन नहीं बन रहा, तो लेक्सिकल एनालाइजर एरर जनरेट करेगा कि ये लफ्ज गलत है, इसका टोकन जनरेट नहीं हो रहा, और जो टोकन जनरेट हो रहे हैं वो नेक्स्ट पार्ट को, पार्सर को फॉरवर्ड। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एक एग्जांपल की थी, यहाँ भी एक एग्जांपल है, अगरचे इसको टोकन्स की शक्ल में नहीं लिखा। सोर्स कोड हमारे पास हो गया, यहाँ पर ये डिफाइन है सोर्स कोड, टोटल इज इक्वल टू प्राइस प्लस टैक्स। तो लेक्सिकल एनालाइजर इनमें से टोकन्स बनाएगा, कौन कौन से हैं? जो लिखा हुआ है टोटल, ये एक टोकन है, एक आइडेंटिफायर है। नेक्स्ट इक्वल साइन है, ये दूसरा टोकन है, असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट प्राइस है, तीसरा टोकन है, ये भी एक आइडेंटिफायर है। एडिशन, ये भी एक टोकन है, एंड सो ऑन। ये आपके पास टोकन्स जनरेट होंगे। और पार्सर फिर इन टोकन्स को फर्दर यूज करके सिंटैक्स चेक करेगा। सिंटैक्स चेक करने में जो एक ये ट्री सा बन रहा है आपके पास,
इसको पार्सिंग ट्री बोलते हैं। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे कि किन रूल्स के तहत ये पार्सिंग ट्री बनता है, कैसे इसको मैनेज किया जाए। तो लेक्सिकल एनालाइजर का काम ये हो गया कि जो आपने सोर्स कोड प्रोवाइड किया है, लेक्सिकल एनालाइजर ने उस सोर्स कोड से टोकन्स जनरेट करके आपको प्रोवाइड कर। ओके, अभी हम कुछ टर्मिनोलॉजी बार बार बोल रहे हैं, टोकन जनरेट होना, टोकन जनरेट होना। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो लेक्सिकल एनालाइजर में यूज होती है वो क्या है? टोकन। टोकन क्या है? अ क्लासिफिकेशन फॉर अ कॉमन सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। आपने ऑटोमेटा में पढ़ा, एक अल्फाबेट सेट डिफाइन होता है आपके पास। अल्फाबेट में डिफाइन होता है कि कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे। उन कैरेक्टर्स के, उन सिंबल्स के मिलने से आप डिफरेंट स्ट्रिंग्स बनाते हैं। तो क्लासिफिकेशन फॉर अ कॉमन सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स का एक कॉमन सेट। फॉर एग्जांपल आइडेंटिफायर, वेरिएबल नेम, रिजर्व वर्ड नहीं होने चाहिए, स्पेस नहीं होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं उसमें कोई होने चाहिए, अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए, न्यूमेरिक से शुरू नहीं हो सकता। न्यूमेरिक शामिल हो सकते हैं उसमें, लेकिन न्यूमेरिक से वो शुरू नहीं हो सकती। ये कुछ रूल्स है। ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स जो सी की रिजर्व वर्ड्स नहीं है और वो कैरेक्टर से शुरू होती हैं, उनको, ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स को, इनमें कॉमन चीज आ गई, कॉमन सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हो गया, इनको हम एक टोकन कहेंगे। कौन सा टोकन हो गया? दिस इज आइडेंटिफायर, दिस इज वेरिएबल नेम। आइडेंटिफायर जनरल एक टर्म है, तो फंक्शंस के लिए भी जो नाम इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी आइडेंटिफायर कहते हैं, और वेरिएबल्स के लिए जो नाम इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल नेम आप जिसे कह रहे हैं, वो आइडेंटिफायर्स। नंबर्स, नंबर्स ऐसी स्ट्रिंग्स जिसमें 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होगा। अगर फ्लोटिंग वैल्यू है तो पॉइंट भी इसमें शामिल होगा, एक्सपोनेंट भी शामिल हो सकता है। लेकिन जो ये कॉमन चीज़ है, अब नंबर्स जब है तो इसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं आएगा। ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स, ये एक टोकन होगा, उस टोकन को बोलेंगे नंबर टोकन, एंड सो ऑन। ये डिफरेंट टोकन। पैटर्न, द रूल the rule which characterize the set of strings, sorry students, जी, the rules which characterize the set of strings for a, जो रूल्स ये बताते हैं कि ये टोकन कौन सा हो। आइडेंटिफायर का रूल क्या है? अल्फाबेट और न्यूमेरिक पर मुश्तमिल होगा, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होंगे उसमें, और अल्फाबेट से शुरू हो। ये जो रूल डिफाइन किया गया, दिस इज कॉल्ड पैटर्न। लेक्सीम, actual sequence of character that matches pattern, जो किसी पैटर्न को मैच कर रहे हो, एंड इज क्लासिफाइड बाय टोकन। तो आपके सोर्स कोड में एक्चुअल चीजें आप जिनके टोकन बन जाने, जो किसी पैटर्न को, किसी रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और उनका वो टोकन बन जाएगा। लेक्सिकल एनालाइजर वहां से टोकन जनरेट कर देगा। तो सोर्स कोड में जो आपने एक्चुअल वर्डिंग लिखी हुई थी, वो आपकी वर्ड्स, वो आपके स्पेलिंग्स, वो आपका टाइपिंग किया हुआ मटेरियल, दैट आर लेक्सीम। जैसे आइडेंटिफायर का लेक्सीम क्या हो सकता है? एक्स। एक्स अगर एक वेरिएबल है, ये टोकन कौन सा था? आइडेंटिफायर था। लेक्सीम क्या हो गया? एक्स। अगर आपने टोकन एक बनाया, एक वेरिएबल बनाया रोल नंबर, रोल नंबर एक आइडेंटिफायर है, और रोल नंबर इटसेल्फ क्या है, जो स्पेलिंग है, वो लेक्सीम है। ये वाला लेक्सीम किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, और जिस पैटर्न को सेटिस्फाई कर रहा है, उस पैटर्न के तहत रोल नंबर को हम कहेंगे कि ये आइडेंटिफायर है। ओके, यहाँ एक और एग्जांपल दी हुई है।
इफ स्टेटमेंट के साथ इफ ओपनिंग पैरेंथेसिस प्राइस प्लस जीएसटी जनरल सेल टैक्स माइनस रिबेट is less than equal to 10 point something parenthesis close next statement a gift is equal to false if statement और if statement true हो तो क्या असाइन करेंगे इसमें if एक रिजर्व वर्ड if एक टोकन है इसका लेक्सीम भी if if ही है वो सेम है if लिखा हुआ है और इसका पैटर्न इनफॉर्मली फॉर्मली अभी बात नहीं कर पैटर्न क्या होगा वो भी यही होगा कि IF के स्पेलिंग लिखे हुए हैं नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट में ओपनिंग पैरेंथेसिस थी उसको बाज़ जगह पर हम पढ़ाते वक्त ओपनिंग पैरेंथेसिस कह देते हैं बाज़ जगह पर लेफ्ट पैरेंथेसिस कहते हैं तो ये लेफ्ट पैरेंथेसिस एक टोकन है लेक्सीम क्या है वो ब्रैकेट का साइन और उसका जो इनफॉर्मल पैटर्न था रूल था वो क्या है वो भी यही है आइडेंटिफायर प्राइस एक आइडेंटिफायर है प्राइस क्या है ये लेक्सीम है ये एक आइडेंटिफायर था और इसका इनफॉर्मली पैटर्न क्या था कि स्ट्रिंग्स कंसिस्टिंग ऑफ कैरेक्टर्स एंड नंबर्स बट स्टार्टिंग फ्रॉम कैरेक्टर ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स जिनमें कैरेक्टर और नंबर होंगे लेकिन वो स्टार्ट कैरेक्टर से होनी चाहिए उसको हम आइडेंटिफाई एंड सो ऑन ये एग्जांपल में कुछ दिए हुए हैं आप इनको स्टडी करके देखें इनफॉर्मली अभी ये डेफिनेशंस हैं कि हमारा टोकन कौन सा है उसका लेक्सीम क्या है हमारे पास यानी सोर्स कोड में लिखा हुआ क्या है और उसके रूल क्या था पैटर्न उसका क्या था जब हम रूल्स डिफाइन करते हैं लेक्सिकल एनालाइजर बनाते वक्त जब हम रूल्स डिफाइन करते हैं तो आपने ऑटोमेटा में पढ़ा स्ट्रिंग्स डिफाइन कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन जो बोलकर बताई जाए वर्ड्स की शक्ल में फिक्रे की शक्ल में बताई जाए इस डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन को रेगुलर एक्सप्रेशन की शक्ल में लिखा जा सकता है कंप्यूटर्स के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाती है ज़रा ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है उसमें और रेगुलर एक्सप्रेशन से हम फाइनाइट ऑटोमेटा की तरफ तो रेगुलर एक्सप्रेशंस को यहाँ पर हम थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या है स्कैनर इज बेस्ड ऑन रेगुलर एक्सप्रेशन रिमेंबर लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस लेटर क्या है स्मॉल ABC हो सकती है या कैपिटल ABC हो सकती है तो ये हमने एक डिफाइन कर दिया कि लेटर क्या हो सकता है ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन हो गई डिजिट क्या हो सकता है 0 से लेकर 9 तक तो कोई भी करेक्टर ये एज ए डिजिट हो सकता है अब आइडेंटिफायर क्या होगा आइडेंटिफायर की डेफिनेशन हमारे पास हो गई कि करेक्टर्स लेटर और उसके बाद लेटर या डिजिट का कोई भी क्लियर स्टार क्लियर दिया हुआ है उसका कोई भी अकरेंस कम से कम स्टार में एक लेटर हो लेटर क्या था ABC स्मॉल या कैपिटल कम से कम एक लेटर हो उसके बाद एक से ज़्यादा लेटर्स या एक से ज़्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं कम से कम एक लेटर हो तो हम कहेंगे ये आइडेंटिफायर तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन स्टैटिक क्लियर इनका प्रेसिडेंस बताया गया है स्टैटिक की प्रेसिडेंस जैसे वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इसकी प्रेसिडेंस एक अरिथमेटिक ऑपरेशन में पहले होती है एज कंपेयर टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसी तरह रेगुलर एक्सप्रेशंस में जो लीन क्लियर है स्टैटिक क्लियर है इसकी प्रेसिडेंस ऑर्डर जो है ये सबसे हाईएस्ट होगा
कॉन्केटिनेशन, उसके बाद कॉन्केटिनेशन के एक के बाद नेक्स्ट क्या है, और जो और का ऑपरेशन था इसको पाइप साइन से स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेटा में मैं जिन क्लासेस को पढ़ाता हूँ मैं पाइप साइन यूज़ करता हूँ, वो लेकिन ऑटोमेटा में बहुत सारी बुक्स में स्लाइड्स में प्लस साइन भी यूज़ होता था। प्लस साइन को मैं इसलिए प्रेफर नहीं करता। फॉर एग्जांपल मुझे ये डिफरेंस ज़रा बताइए। एक रेगुलर एक्सप्रेशन ये लिखी मैंने और एक रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखता हूं इन दोनों में फर्क क्या है। जो हमने ये टॉप वाली लिखी है इसको हम बोलते हैं ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स जिसमें लेटर ए जो है ये एक मर्तबा हो या एक से ज्यादा मर्तबा पॉजिटिव को ली। लेकिन जो हमने बाद वाली लिखी है रेगुलर एक्सप्रेशन, ऑटोमेटा में आपने इसको पढ़ा होगा कि आइदर ए और बी, इन दो में से कोई एक। तो ये प्लस साइन और के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन जब हम कंप्यूटर में टाइपिंग करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम सुपरस्क्रिप्ट प्लस वाला नहीं बना सकते। तो इसलिए इस प्लस साइन को और ये वाले प्लस साइन को डिफरेंट करने के लिए हम वहां पर पाइप साइन यूज करते हैं। इसका मतलब होता है कि इन दो में से कोई एक। हम यहाँ पर ये प्लस साइन वाले को यूज नहीं करें। क्लियर? तो और ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो लोएस्ट हो। इसके अलावा एक होता है एसोसिएशन। क्या है एसोसिएशन? है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की भी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है। एग्जाम्पल, एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है यहां पर, लेटर ए पैरेंथेसिस में और बी स्टेरिक फॉलोड बाय सी इज इक्विवेलेंट टू। इसके इक्विवेलेंट है अगर हम ये ब्रैकेट्स वगैरह ना भी लगाएं तो इसको वैसे ही लिख दें तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के तहत ये सेम चीज। जहां हमें डाउट हो, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हमें तंग करेगा, वहां हम पैरेंथेसिस को यूज करते हैं। बेहतर है कि हम पैरेंथेसिस लिख लें। लेकिन अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का पता है, तो आप डायरेक्ट भी उसको राइट डाउन कर सकते हैं, जैसे यहां पर ये डायरेक्ट राइट डाउन भी। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या शो कर रही है, क्या चीज, किस तरह की स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं? ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स जिनमें या तो सिर्फ एक लेटर ए लिखा हो या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बी फॉलोड बाय सी। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बी, जीरो भी हो सकता है, नल भी हो सकता है, स्टैटिक, तो वो तमाम स्ट्रिंग। तो ये प्रेसिडेंस ऑर्डर के एतबार से था। फर्दर रेगुलर एक्सप्रेशंस पर हम कुछ डिस्कशन कमिंग लेक्चर्स में करेंगे। आज के लिए इतना लेक्चर हमारा काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।